12 जून 1999। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर पालमपुर में तिरंगे में लिपटा एक पार्थिव शरीर उतरता है। एक 22 साल के लड़के का पार्थिव शरीर, पर उसका चेहरा इस हालत में है कि खुद उसके माँ बाप उसे पहचान नहीं सकते। पहचानता है उसका छोटा भाई, और वो भी सिर्फ एक आईब्रो से, क्योंकि चेहरे पे बस वही एक चीज बची है। ये लड़का लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए शहीद नहीं हुआ था। इस लड़के को पाकिस्तानी फौज ने जिंदा पकड़ा था। कसूर सिर्फ इतना कि वो अपने हिस्से की एक रूटीन पेट्रोलिंग पे गया था, और अगले 22 दिन पाकिस्तानियों ने इस लड़के के साथ वो किया जो जंगली जानवर भी नहीं करते। वो सब हड्डियां तोड़ चुके थे, आंखें बाहर निकाल के लटक रही थी यहाँ गालों के ऊपर। जब हमने पूछा साहब ये लाश की हालत कैसी हुई, तो बोला साहब जंगली जानवर है। अबे जंगली जानवर ने नहीं किया, तुम जंगली जानवरों से बदतर हो। जिस लड़के की मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ वो लड़का है कैप्टन सौरभ कालिया। सौरभ कालिया की वो कहानी हमें याद रखनी चाहिए। तो मेरे लिए ऑपरेशन विजय जीत की गूंज से पहले सौरभ कालिया की वो चीख भी मुझे सुनाता है। ना कोई शिकवा ना कोई सवाल था, बस वतन के लिए एक वादा था। माँ की आंखों का वो तारा था, जैसे घर का सबसे प्यारा था। जिस मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ, उसी में थमती सांसों में भी गुरूर देखकर पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया। उसके कानों में गरम लोहे की सलाखें आर पार कर दी गईं, पर्दे फाड़ दिए गए, उसकी आंखें फोड़ी गईं और फिर बाहर निकाली गईं, वैसे जैसे आइसक्रीम का स्कूप निकाला जाता है। उसके दांत तोड़े गए, हाथ की हड्डियां तोड़ी गईं, पूरे जिस्म को सिगरेट लगा लगा के जलाया गया। बॉडी एकदम छोटी हो गई थी क्योंकि सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए, और जब इतना करने के बाद भी उस लड़के ने अपने देश का एक भी राज नहीं उगला, तो उसके सर में गोली मार के उसे शहीद कर दिया गया। मैं लौटूं या न लौटूं तुम संभाल लेना। उस लड़के की नौकरी को सिर्फ 5 महीने हुए थे। पहली सैलरी अभी तक अकाउंट तक में नहीं आई थी। माँ बाप ने अपने उस बेटे को कभी वर्दी तक में नहीं देखा था, लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 29 जून 1976 को पंजाब के अमृतसर में, जहां एक पंजाबी परिवार में सौरभ का जन्म हुआ था। पर सौरभ की परवरिश अमृतसर में नहीं हुई, उनकी परवरिश हुई हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर में पालमपुर। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि भाई जन्म पंजाब में हुआ तो परवरिश हिमाचल प्रदेश में कैसे हो रही है? इसका सीधा सा रीजन था पापा की जॉब। सौरभ के पापा डॉक्टर NK कालिया एक साइंटिस्ट थे और उनकी जॉब थी पालमपुर में CSIR के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहाँ हिमालय के पौधों पर रिसर्च होती है। इसी जॉब की वजह से पूरा परिवार अमृतसर से उठकर पालमपुर आ बसा। घर में थे पापा, माँ विजय कालिया, सौरभ और उनसे छोटा एक भाई वैभव। हाँ, वही छोटा भाई जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। जिस शहर की गलियों में सौरभ बड़े हुए थे, किस्मत ने पहले से ही लिख रखा था कि इनकी कहानी भी इसी शहर में खत्म होगी। खैर, पालमपुर में सौरभ की परवरिश एकदम साधारण मिडिल क्लास तरीके से हुई। घर में पढ़ाई का माहौल था और सौरभ पढ़ाई में शुरू से ही तेज थे। DAV पब्लिक स्कूल पालमपुर से पढ़े, हर क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास की और स्कॉलरशिप्स तो जैसे उनकी आदत बन गई थी। 1997 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से अपनी BSc कंप्लीट की। 6 फीट 2 इंच लंबे, फिट और पढ़ाकू। सौरभ चाहते तो कोई भी सेफ करियर चुन सकते थे, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, पापा की तरह। पर उन दिनों सौरभ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसा सपना जो उन्हें किताबों से नहीं, वर्दी से प्यार करना सिखाता, और वो सपना था इंडियन आर्मी का। ग्रेजुएशन पूरी होते ही सौरभ ने CDS का एग्जाम दिया। CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, वो एग्जाम जिसे पास करके ग्रेजुएट लड़के फौज में ऑफिसर बनते हैं। सौरभ ने ये एग्जाम निकाला और अगस्त 1997 में वो पहुंच गए इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून। वही अकेडमी जहां इस देश के आर्मी ऑफिसर्स तैयार किए जाते हैं। यहाँ 1.5 साल वो ट्रेनिंग चली जो एक आम लड़के को फौजी बनाती है। सुबह 4 बजे उठना, दौड़ना, गिरना, उठना और फिर से दौड़ना। और फिर आई वो तारीख 12 दिसंबर 1998। इस दिन 22 साल के सौरभ ऑफिशियली इंडियन आर्मी के ऑफिसर बने, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया। उन्हें मिली 4 जाट रेजिमेंट, इंडियन आर्मी के सबसे पुराने और सबसे डेकोरेटेड इन्फेंट्री परिवारों में से एक। अब बस घर से विदाई बाकी थी, और घर से निकलते वक्त सौरभ ने अपनी माँ से एक ऐसी बात कही थी जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने कहा था कि माँ देखना, मैं ऐसा काम कर जाऊंगा कि एक दिन पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा। जनवरी
जनवरी 1999 में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया अपनी जिंदगी की पहली पोस्टिंग पे पहुंचे। जगह का नाम कारगिल। आज ये नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में जंग की तस्वीरें आती हैं, पर जनवरी 1999 में किसी को अंदाजा तक नहीं था कि बर्फ से ढकी हुई ये जगह कुछ ही महीनों में पूरे देश की हेडलाइन बनने वाली थी, क्योंकि सरहद के उस पार इंडिया की नजरों से दूर साजिश ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। पर कारगिल एग्जैक्टली है क्या? देखो, ये है अपना इंडिया। इंडिया के सबसे ऊपर वाले हिस्से में ये रहा जम्मू कश्मीर, और इसी एरिया में पाकिस्तान बॉर्डर के एकदम पास बसा है एक छोटा सा पहाड़ी शहर कारगिल। वैसे आज के टाइम में कारगिल लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है, पर 1999 में ये पूरा एरिया जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा था। और कहा जाता है कि कारगिल नाम का मतलब ही होता है बीच की रुकने वाली जगह, क्योंकि पुराने जमाने में ये श्रीनगर, लेह और स्कर्दू जैसे शहरों के बीच का क्रॉस रोड था। श्रीनगर और लेह तो तुम जानते हो, और स्कर्दू यानी कारगिल के पास का एक और बड़ा पहाड़ी शहर जो आज पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में आता है। इस नाम को याद रखना, क्योंकि इसकी कहानी थोड़ी देर में आने वाली है। तो इन तीनों शहरों के बीच से गुजरने वाला व्यापारी अपने काफिले कारगिल में रोककर आराम किया करते थे। मतलब कारगिल हमेशा से ही रास्तों का शहर था, और यही बात आगे जाकर इसकी किस्मत भी लिखने वाली थी। अब ज्योग्राफी समझो, क्योंकि इसी ज्योग्राफी में पूरी कहानी छुपी है। कारगिल समंदर से करीब 9000 फीट ऊपर है, और इसके आसपास की पहाड़ियां 16 से 18,000 फीट ऊंची हैं। यहाँ की सर्दी का अंदाजा इस बात से लगा लो कि कारगिल के पास का एरिया द्रास दुनिया की सबसे ठंडी आबाद जगहों में गिना जाता है, जहाँ टेम्परेचर -40 तक गिर जाता है। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कश्मीर दोनों के बीच झगड़े की जड़ बन गया। 1948 की पहली जंग के बाद दोनों देशों के बीच एक लाइन खींच दी गई। इस लाइन ने कारगिल को इंडिया में रखा, पर कारगिल के ही बगल वाला स्कर्दू पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। हालत ये थी कि कई परिवारों के रिश्तेदार तक इस लाइन के आर पार बट गए। फिर 1971 की जंग हुई, इंडिया जीता, और 1972 के शिमला समझौते में इसी लाइन को नाम दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC। LOC कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, ये बस वो लाइन है जहां दोनों देशों की फौज आमने सामने खड़ी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया के लिए कारगिल इतना कीमती क्यों है? क्योंकि कारगिल के ठीक नीचे से गुजरता है नेशनल हाईवे 1, वो सड़क जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। पूरे लद्दाख तक राशन, डीजल, दवाई और फौज का सारा सामान इसी एक सड़क से जाता है। यहाँ तक कि सियाचिन ग्लेशियर पे बैठे हमारे फौजी भी इसी सड़क के भरोसे जिंदा हैं। अब सोचो, तुम्हारे घर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, और उस रास्ते के ठीक ऊपर वाली पहाड़ी पे कोई दुश्मन बैठ जाए तो वो जब चाहे तुम्हारा राशन पानी बंद कर सकता है। बस यही कारगिल की असलियत है। जो इन चोटियों पे बैठा है वो नीचे वाली सड़क का मालिक है। इसलिए ये रूल गांठ बांध लो, पहाड़ों की जंग में जो ऊपर है वही राजा है। और अब वो आखिरी बात जिसने इस पूरी कहानी का दरवाजा खोला। इन पहाड़ों की सर्दी इतनी खतरनाक है कि यहाँ हर चोटी पे साल भर फौज बिठाना मुमकिन ही नहीं था। ऐसे इलाके जहाँ सर्दियों में ना कोई फौजी बैठता था, ना कोई पेट्रोलिंग पहुंच पाती थी, और ऊपर से मार्च 1999 में इतनी भारी बर्फबारी हुई कि कक्सार सेक्टर में इंडिया को अपनी एक आगे वाली पोस्ट भी खाली करनी पड़ी। उस पोस्ट का नाम था बजरंग पोस्ट। इस नाम को भी याद रखना, क्योंकि ये नाम इस कहानी में वापस आने वाला है। और 1999 की उस सर्दी में पाकिस्तान ने इन खाली जगहों का वो फायदा उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस सर्दी में हुआ क्या, अब वो ध्यान से समझो। पाकिस्तानी फौज ने चुपचाप LOC पार की और इंडिया की पोस्टों के बीच के इन्हीं खाली गैप से अंदर घुसना शुरू कर दिया। वो जानबूझकर उन्हीं रास्तों से आगे बढ़ते गए जहां इंडिया की नजर नहीं पड़ती थी, और फिर ऊपर ऊंची चोटियों पे पहुंचकर उन्होंने अपने बंकर और अपने मोर्चे खोदने शुरू कर दिए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। हजारों ट्रेंड फौजी करीब 150 किलोमीटर लंबे इलाके में 130 से ज्यादा अपने खुद के मोर्चों और पोस्टों पे कहीं कहीं तो इंडिया के अंदर 4 से 10 किलोमीटर तक घुस गए। इस पूरे प्लान का नाम था ऑपरेशन बद्र, और इस प्लान का दिमाग था पाकिस्तान का उस वक्त का आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ। अब तुम पूछोगे कि पाकिस्तान के उस वक्त के PM नवाज शरीफ को इस सब की खबर थी या नहीं? इस पर आज भी बहस होती है, पर इंडिया की कारगिल रिव्यू कमेटी यानी वो सरकारी कमेटी जिसने जंग के बाद इस पूरे मामले की जांच की थी, उसका मानना है कि नवाज शरीफ को इस प्लान का मोटा मोटा आइडिया जरूर था। और इस प्लान में एक ट्विस्ट था जो इसको और भी घटिया बनाता है। पाकिस्तान ने अपने फौजी भेजे तो सही, लेकिन उनकी वर्दी उतार के। ये सोल्जर्स पाकिस्तान आर्मी की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे, पर उन्हें कपड़े पहनाए गए आम फाइटर्स जैसे। क्यों? ताकि अगर दुनिया पूछे तो पाकिस्तान अपने हाथ खड़े कर दे कि भैया ये हमारे फौजी थोड़ी हैं, ये तो कश्मीरी मुजाहिदीन है। मतलब अपने फौजियों को अपना मानने से इनकार करने का प्लान पहले दिन से ही तैयार था। और ये बात गांठ बांध लो, क्योंकि यही झूठ आगे जाकर सौरभ की कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बनने वाला है। और अब इस प्लान की टाइमिंग सुनो, खून खौल जाएगा। फरवरी 1999 यानी ठीक उसी वक्त इंडिया के PM अटल बिहारी वाजपेयी बस में बैठकर लाहौर गए थे। दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था, अमन की कस्में खाई गई थी। एक तरफ लाहौर में दोस्ती के गीत गाए जा रहे थे, और ठीक उसी वक्त कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तान फौजी चढ़ रहे थे। प्लान बिल्कुल साफ था, गर्मियां आते ही जब इंडियन फौज अपनी पोस्टों पे वापस आएगी तो ऊपर से गोलियां बरसेंगी। और याद करो वो रूल, पहाड़ों में जो ऊपर है वही राजा है। इन चोटियों से पाकिस्तान NH1 हाईवे काट देता, लद्दाख और सियाचिन इंडिया से अलग हो जाते। यानी इंडिया के लिए चेकमेट की पूरी तैयारी कर ली थी इन लोगों ने। बस इंतजार था तो सिर्फ एक चीज का, बर्फ पिघलने का। मई 1999 बर्फ पिघलना शुरू हुई और इंडियन आर्मी अपनी गर्मियों वाली पोस्ट पे वापस जाने की तैयारी करने लगी। पर 3 मई 1999 को कारगिल के बटालिक सेक्टर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस
पूरी साजिश का पर्दा उठाना शुरू कर दिया। वहाँ का एक लोकल चरवाहा ताशी नामग्याल अपना खोया हुआ याक ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते उसने अपने बाइनोक्यूलर से ऊपर की तरफ चोटियों की ओर देखा तो उसके हाथ कांप गए। ऊपर कुछ लोग काले कपड़ों में बंकर्स खोद रहे थे। ताशी नामग्याल ने भाग के ये बात इंडियन आर्मी को बताई। ये था वो पहला अलार्म जिसने इंडिया को इस साजिश की खबर दी। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी, उस वक्त किसी को भी पाकिस्तान के इस घुसपैठ का अंदाजा ही नहीं था। एग्जैक्ट स्केल का अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तानी आर्मी कितना अंदर घुस चुकी है। आर्मी को लगा कि हर साल की तरह मुट्ठी भर आतंकवादी घुस आए होंगे, इनको हम 2-4 दिनों में खदेड़ देंगे। किसी के दिमाग में ये बात नहीं थी कि ऊपर कुछ आतंकी नहीं बल्कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज बैठ चुकी है। और सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका था, पेट्रोलिंग, यानी छोटी छोटी टीम्स को पहाड़ों पे भेजना, ये देखने के लिए कि ऊपर कौन है, कितने लोग हैं और कहां तक घुसे हैं। अलग अलग सेक्टर्स में पेट्रोलिंग्स भेजी जाने लगी। इनमें से एक सेक्टर था कक्सार। कक्सार यानी कि कारगिल टाउन के बिल्कुल पास LOC से आता हुआ एक इलाका, जिसकी ऊंची चोटियों के ठीक नीचे से वही NH1 हाईवे गुजरता है। यानी अगर दुश्मन कक्सार की चोटियों पर बैठ गया तो वो सीधा लद्दाख की लाइफलाइन के सिर पे बैठ गया। और कक्सार में ये पता लगाने की जिम्मेदारी जिस रेजिमेंट के हत्थे आई वो रेजिमेंट थी फोर्ट जाट रेजिमेंट। वही फोर्ट जाट रेजिमेंट जिसमें कुछ हफ्ते पहले ही एक नए नौजवान ऑफिसर ने अपनी पहली पोस्टिंग पाई थी, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया वापस आ चुके हैं इस कहानी में और यहीं से इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। अब कक्सार सेक्टर में फोर्ट जाट रेजिमेंट का काम था ये पता लगाना कि उनके इलाके की चोटियों पे क्या चल रहा है। और ये काम जितना आसान सुनाई देता है उतना ही खतरनाक था, क्योंकि यहाँ पेट्रोलिंग का मतलब है 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पे चढ़ना, जहाँ ऑक्सीजन कम पड़ने लगती है, टेम्परेचर माइनस में रहता है और हर चट्टान के पीछे मौत छुपी हो सकती है। मई के पहले 2 हफ्तों में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया 3 बार पेट्रोलिंग पे गए। 3 बार वो उन खतरनाक चढ़ाइयों पे चढ़े, दुश्मन की पोजीशंस देखी और वापस आकर अपनी रिपोर्ट्स दी। और यही रिपोर्ट्स थी जिन्होंने इंडिया को पहली बार बताया कि कक्सार में मामला मुट्ठी भर आतंकियों का नहीं है, घुसपैठ बहुत बड़ी है। इसी वजह से आज भी हिस्ट्री में लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को वो पहला आर्मी ऑफिसर माना जाता है जिसने कारगिल की इस घुसपैठ की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी थी। एक 22 साल का नौजवान जिसे अभी फौज में आए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, वो नौजवान इस देश पे आने वाले इतने बड़े खतरे का सबसे पहला गवाह बनने वाला था। और फिर आया 15 मई 1999। उस दिन एक और पेट्रोलिंग जानी थी बजरंग पोस्ट की तरफ। बजरंग पोस्ट यानी कक्सार सेक्टर में इंडिया की एक आगे वाली पोस्ट करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पे बैठी हुई। और हाँ, ये वही बजरंग पोस्ट है जिसे मार्च 1999 की भारी बर्फबारी में खाली करना पड़ा था। और इस पेट्रोलिंग का काम था वहां जाकर ये चेक करना कि उस इलाके में दुश्मन कहां तक घुस चुका है। 15 मई 1999 की सुबह बजरंग पोस्ट की तरफ 6 लोग निकलते हैं। सबसे आगे 22 साल के लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके साथ फोर्ट जाट रेजिमेंट के 5 जवान, सिपाही अर्जुन, सिपाही भंवरलाल बगड़िया, सिपाही भीखाराम, सिपाही मूलाराम और सिपाही नरेश सिंह। इन 5 के नाम भी उतने ही ध्यान से सुनो जितना ध्यान से सौरभ का नाम सुना था, क्योंकि जो कुछ भी आगे होने वाला है वो इन 6 के साथ होने वाला है। एक बात और, इन 5 में से 4 राजस्थान की मिट्टी से थे और 1 उत्तर प्रदेश की मिट्टी से था। सब नौजवान, सबके घरों में कोई ना कोई इंतजार कर ही रहा था। खैर, पेट्रोलिंग आगे बढ़ती है। 14,000 फीट की चढ़ाई, सीने में जलती हुई सांसें और चारों तरफ फैली खामोश बर्फ। तभी अचानक ऊपर की चोटियों से गोलियां बरसना शुरू हो जाती हैं। दुश्मन ऊपर पहले से बैठा है और याद करो वो रूल कि पहाड़ों में जो ऊपर है वही राजा है। इस बार ऊपर दुश्मन था। 6 लोग नीचे खुले में गिर चुके हैं, फिर भी ये 6 जवाब देते हैं। घंटों तक दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। 6 लोग वर्सेस इनके सामने थी एक पूरी पाकिस्तानी फौज, पर इन 6 के पास गोलियां लिमिटेड होती हैं। धीरे धीरे एमिनिशन खत्म होने लगता है। रेडियो पे बेस कैंप में खबर भेजी जाती है कि रीइंफोर्समेंट भेजो, यानी कि और फौजी भेजो, हमें मदद चाहिए। पर मदद पहुंचने से पहले ही पाकिस्तानी फौजियों की पूरी प्लाटून इन 6 के 6 को घेर लेती है। गोलियां खत्म, रास्ता बंद और चारों तरफ दुश्मन। 15 मई 1999 के उस दिन लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और उनके 5 जवान जिंदा पाकिस्तानियों के हाथ लग जाते हैं और उसके बाद इन 6 जवानों का कोई अता पता नहीं चलता। उधर बेस कैंप पे रेडियो के दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। रीइंफोर्समेंट वाली टीम जब वहां पे पहुंची तो उन्हें कोई नहीं मिला। ना उन 6 के हथियार मिले, ना वो 6 जवान मिले, ना कोई सुराग मिला। ऐसा लग रहा था जैसे ये 6 लोग हवा में घुल गए हों। इंडियन आर्मी ने पूरे इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दिन रात तलाश चलती रही, पर उन 6 जवानों का कोई सुराग नहीं मिला। और इसी तलाश के दौरान आर्मी को वो दिखा जिसने सबकी नींद उड़ा दी। ऊपर की चोटियों पे सैकड़ों पाकिस्तानी फौजी बैठे हुए थे पूरे हथियारों के साथ। अब जाकर इंडिया को समझ आना शुरू हुआ कि ये घुसपैठ कितनी बड़ी है। पर अपने 6 बेटों की पहली खबर इंडिया को कहां से मिली, ये सुनकर तुम्हारा खून खोल जाएगा। ये खबर किसी इंडियन सोर्स से नहीं आई, ये खबर आई रेडियो स्कर्दू से। रेडियो स्कर्दू यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके का एक रेडियो स्टेशन, उसी स्कर्दू शहर से जो 1948 में पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। इस रेडियो पे ऐलान हुआ कि पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी के 1 ऑफिसर और 5 जवानों को जिंदा पकड़ लिया है। सोचो जरा, अपने ही 6 बेटों के दुश्मन के द्वारा पकड़े जाने की खबर हमको पहली बार दुश्मन के ही रेडियो से मिलती है। पर इस खबर में एक उम्मीद भी छुपी थी, क्योंकि जिंदा पकड़े जाने का सिंपल सा मतलब होता है
कि वापस आने की उम्मीद है। जंग में भी कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स के मुताबिक जिंदा पकड़े गए फौजियों को, जिंदा पकड़े गए सोल्जर्स को सही सलामत वापस लौटाना पड़ता है। घर वालों ने भी यही सोचा और इंतजार शुरू हो गया। अब वो रूल्स क्या थे वो समझो। लगभग दुनिया के सारे देश एक समझौते पर ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, जेनेवा कन्वेंशन। जेनेवा कन्वेंशन मतलब कि जंग की एक लिखित किताब, और यह किताब तय करती है कि युद्ध चाहे कैसा भी हो, लेकिन इंसानियत की एक लाइन कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इन रूल्स के हिसाब से जंग में पकड़े गए फौजियों को प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा जाता है, यानी POW। और प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ क्या नहीं हो सकता ये भी सुन लो। उसे मारा नहीं जा सकता, उसे टॉर्चर नहीं किया जा सकता, उसे खाना, पानी और इलाज देना जरूरी है। जंग खत्म होने के बाद उसे सही सलामत उसके देश में भेजना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये, इस जेनेवा कन्वेंशन पे इंडिया ने भी साइन किया हुआ है और पाकिस्तान ने भी। मतलब कागज पे सौरभ और उनके 5 जवानों की गारंटी पाकिस्तान खुद दे चुका था। पर अब वो झूठ याद करो जो ऑपरेशन बद्र के वक्त से बोला जा रहा था। पाकिस्तान दुनिया से कह रहा था कि कारगिल में तो उसकी फौज है ही नहीं, वहां तो कश्मीरी मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान इन 6 को प्रिजनर ऑफ वॉर मान लेता तो इसका मतलब ये होता कि वहां पर पाकिस्तान की फौज है और दुनिया के सामने उसका झूठ खुल जाता। इसलिए पाकिस्तान ने वो किया जो शर्म की हद से भी नीचे था। उसने इन 6 जवानों को कभी भी ऑफिशियली प्रिजनर ऑफ वॉर माना ही नहीं। हाँ, रेडियो पे ऐलान जरूर हुआ था, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान ने इन 6 को कभी भी प्रिजनर ऑफ वॉर माना ही नहीं, ना कभी भी ऑफिशियली इंडिया को इनके बारे में कोई सूचना दी। पर अब इस समझौते की सबसे बड़ी बात सुन लो। इसके हिसाब से कोई भी फौजी जिस पल दुश्मन के हाथ लगता है, उसी पल से ये सारे रूल्स उस पर अपने आप लागू हो जाते हैं। ये रूल्स पकड़ने वाले की मर्जी पर डिपेंड करते ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी के स्टेटस पे शक हो, तब भी जब तक कोई फैसला ना हो जाए, उसे ये पूरी प्रोटेक्शन मिलती रहती है। मतलब एकदम साफ है, पाकिस्तान इन 6 को प्रिजनर ऑफ वॉर कहे या ना कहे, कानून इन 6 के साथ उसी पल खड़ा हो चुका था जिस समय ये लोग दुश्मन के हाथ लगे थे। पाकिस्तान दुनिया के सामने सिर्फ अपना झूठ बचा रहा था और अपना वही झूठ बचाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी वो ढाल ही तोड़ दी जो ढाल इन 6 को बचाने वाली थी। उधर पालमपुर में और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इन 5 घरों में इंतजार चल रहा था। अब रोज यही सोचकर खुद को संभाल रहे थे कि बेटा अभी जिंदा है, वापस आ जाएगा। उन्हें क्या पता था कि उनके बेटे उस वक्त किस हाल में हैं। 15 मई से 7 जून, पूरे 22 दिन। इन 22 दिनों में दुश्मन की कैद के अंदर इन 6 के साथ क्या हुआ, इसका कोई वीडियो नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई जिंदा गवाह नहीं है। पर जब इन 6 जवानों के पार्थिव शरीर वापस आए तो इनका एक एक जख्म खुद गवाही दे रहा था कि इन 6 के साथ उन 22 दिनों में पाकिस्तानियों ने क्या क्या किया होगा। ये वो सच है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में दर्ज है और जिसे इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने रखा था। पाकिस्तानी फौज को इन 6 के 6 जवानों से इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इंडियन आर्मी की पोजीशंस क्या हैं, कितने फौजी कहां तैनात हैं, आगे का प्लान क्या है, वगैरह वगैरह। और इस इंफॉर्मेशन के लिए पाकिस्तानियों ने हर वो तरीका अपनाया जो एक बार के लिए शैतान भी सोचने से पहले कांप जाए। इन 6 जवानों को दिन रात मारा पीटा गया, जलती हुई सिगरेट से इनके शरीरों को दागा गया, इनके नाखून उखाड़ लिए गए, इनके दांत तोड़ दिए गए, एक एक करके इनकी हड्डियां तोड़ी गईं, गरम लोहे की सलाखें इनके कानों के आर पार कर दी गईं। और इनकी आंखों के साथ क्या हुआ ये मैं तुम्हें वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूं। इनके होठ काट दिए गए, इनकी नाक काट दी गई और इनके प्राइवेट पार्ट्स तक काट दिए गए। और ये सब किसी एक दिन में नहीं हुआ, ये 22 दिनों तक हुआ, हर दिन हर रात। अब एक सेकंड के लिए रुको और सोचो कि इतना सब होने के बाद भी इन 6 ने अपने देश की कोई भी बात इनको नहीं बताई, ना पोजीशंस बताई, ना प्लान्स बताए, ना राज खोले। दुश्मन के पास ताकत थी, वक्त था और जुल्म के सारे हथियार थे, पर इन 6 के पास एक वो चीज थी जो दुश्मन कभी तोड़ ही नहीं पाया, देश के लिए वफादारी। और जब 22 दिनों बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि ये 6 कभी नहीं टूटेंगे, तो उन्होंने वही किया जो कायर करते हैं, इन 6 के सरों में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। 7 जून को इन 6 जवानों की शहादत हुई और 9 जून 1999 को पाकिस्तान ने इनके पार्थिव शरीर इंडिया को सौंप दिए। जब इंडियन आर्मी ने वो 6 शरीर वापस इंडिया में देखे तो एक मजबूत से मजबूत सिपाही की आंखें भर आईं, क्योंकि सामने जो रखा हुआ था वो जंग में शहीद फौजियों के शरीर लग ही नहीं रहे थे। वो जो उनके ऊपर जुल्म हुए हैं उनकी एक खुली किताब थी। इनका पोस्टमार्टम करवाया गया, यानी डॉक्टर्स ने शरीर की पूरी जांच की ताकि ये पता चल सके कि मौत कैसे और कब हुई। इस जांच ने वो कंफर्म कर दिया जिससे पूरा देश कांप उठा। डॉक्टर्स ने लिखा कि ये सारी चोटें, ये सारे जख्म मरने के बाद के नहीं थे, ये सब तब किया गया था जब ये 6 जवान जिंदा थे और गोली सबसे आखिर में मारी गई थी। मतलब पहले 22 दिन तड़पाया गया और जब जिस्म ने साथ छोड़ दिया तब उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया गया। 10 जून को ये सच देश के सामने आ गया, अखबारों में हेडलाइंस छपी और पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा। हर घर में, हर नुक्कड़ पे बस एक ही सवाल था कि क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है। पर इस गुस्से के बीच उन 6 के 6 परिवारों पे वो पहाड़ टूट रहा था दुख का जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। तिरंगे में लिपटे 6 पार्थिव शरीर अपने अपने घरों की तरफ रवाना किए गए, 4 राजस्थान की तरफ, एक उत्तर प्रदेश की तरफ और एक हिमाचल प्रदेश की तरफ। और अब मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ वहीं जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी,
कैप्टन सौरभ कालिया का घर पालमपुर। पालमपुर को लोग चाय के हरे बगीचों वाला शांत शहर कहते हैं। 9 जून की उस दोपहर करीब 2 बजे दूरदर्शन पे वो खबर आ गई जो कोई माँ बाप कभी सुनना ही नहीं चाहते थे। शहीदों के पार्थिव शरीर वापस आ चुके थे। और फिर कालिया परिवार के घर पे भी वो फोन आ गया जिसका डर हर फौजी के घर वालों के सीने में हमेशा धड़कता रहता है। और फिर आई वो तारीख 12 जून 1999। दिल्ली से सौरभ का पार्थिव शरीर पालमपुर लाया गया और उस दिन इस शहर की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। अब तुम्हें इस वीडियो के पहले सीन का पूरा दर्द समझ आएगा। जिन आंखों ने अपने बेटे को पहली बार गोद में देखा था वो आंखें अपने उस बेटे का चेहरा आखिरी बार देख ही नहीं पाई क्योंकि चेहरा बचा ही नहीं था। और छोटे भाई वैभव के हिस्से में आया दुनिया का सबसे भारी काम, अपने बड़े भाई को पहचानना, वो भी सिर्फ एक आईब्रो से। उस दिन पूरा पालमपुर अपने घर से बाहर निकल आया। करीब 8000 लोग अपने इस बेटे को आखिरी सलामी देने उमड़ पड़े और चाय के उन हरे बगीचों के बीच एक तिरंगा धीरे धीरे अपने घर की तरफ चला। फिर आए वो 3 जख्म जो वक्त आज तक नहीं भर पाया। कुछ ही दिनों में सौरभ के अकाउंट में उनकी पहली सैलरी क्रेडिट हुई, पर जिस बेटे ने उसे कमाया था वो अब दीवार पर टंगी एक तस्वीर बन चुका था। फिर कागजों में उनका नाम भी बड़ा हो गया, लेफ्टिनेंट से कैप्टन। पर यह खुशखबरी सुनने के लिए सौरभ अपने परिवार के बीच थे ही नहीं, इसलिए देश आज उन्हें कैप्टन सौरभ कालिया कहता है, पर वो अपना ये नाम पूरा कभी भी नहीं सुन पाए। और फिर चुपचाप कैलेंडर में 29 जून आ गया। उस दिन सौरभ 23 साल के होने वाले थे। सिर्फ 20 दिन का फासला था उनकी शहादत और उनके जन्मदिन के बीच। पर अब उनकी उम्र वहीं रुक गई, हमेशा के लिए 22 साल पे। अब सवाल ये कि इंडिया ने क्या किया। 15 जून 1999 को इंडिया ने पाकिस्तान को ऑफिशियल नोटिस दिया कि तुमने जेनेवा कन्वेंशन तोड़ा है, दोषियों को सजा दो। पाकिस्तान ने साफ इंकार कर दिया। बैटलफील्ड पे इंडिया ने अपना जवाब दे दिया। कारगिल युद्ध के वक्त एक एक चोटी वापस छीनकर 26 जुलाई 1999 को भारत देश ये जंग जीत गया। इस पूरे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। और अब किस्मत का वो खेल सुनो जो रोंगटे खड़े कर देता है। जिस जंग में, जिस ऑपरेशन में सौरभ शहीद हुए उसका नाम था ऑपरेशन विजय और सौरभ की मां का भी नाम था विजय कालिया। पर कोर्ट रूम वाला इंसाफ आज तक अधूरा है। सौरभ के पिता डॉक्टर NK कालिया पिछले 27 सालों से लड़ रहे हैं। उन्होंने हर सरकार को चिट्ठियां लिखी। 2012 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि इंडिया इस केस को ICJ ले जाए। ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत जहां देश एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ते हैं। पर यहाँ एक कड़वा ट्विस्ट है। इंडिया के अपने पुराने लीगल स्टैंड के हिसाब से वो कॉमनवेल्थ देशों के साथ ऐसे डिस्प्यूट्स ICJ में आसानी से ले जा ही नहीं सकता और पाकिस्तान कॉमनवेल्थ मेंबर है। पिटीशन 2016 में एडमिट हुई, फिर सालों तक कोई हियरिंग नहीं हुई और अप्रैल 2026 में फैमिली को अर्ली हियरिंग के लिए फिर से एप्लीकेशन डालनी पड़ी। और जख्म पे नमक ये कि इतना कुछ होने के बाद भी, देश की कोई भी बात ना बताने के बाद भी आज तक सौरभ कालिया को और उन 5 जवानों को कोई भी गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला। यहाँ तक कि शुरुआती सालों में जब परिवार ने अपने ही बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी तो उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि ये एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। उस रिपोर्ट की डिटेल्स बाद में सुप्रीम कोर्ट के कागजों के जरिए देश के सामने आई। और पाकिस्तान 2012 में पाकिस्तान के उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर दिल्ली में खड़े होकर बोले कि हमें नहीं पता वो पाकिस्तानी बुलेट से मरा या फिर मौसम से। और अब आखिरी बात, ये वीडियो मैंने जानबूझकर आज इंडिपेंडेंस डे के दिन पब्लिश की है क्योंकि आज मैं तुमसे व्यूज नहीं कुछ और मांगना चाहता हूं। मैंने एक ट्वीट किया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। उस ट्वीट के जरिए हम सरकार के सामने एक सीधी सी डिमांड रख रहे हैं कि कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 जवानों को उनकी शहादत का गैलेंट्री अवार्ड दिया जाए। और तुम्हें बस इतना करना है, उस ट्वीट को खोलो, उसे लाइक करो, रिट्वीट करो और अपने थॉट्स के साथ रिपोस्ट। नामों को कभी मत भूलना। कैप्टन सौरभ कालिया अमर रहें, ये 6 नाम अमर रहें। जय हिंद। खैर, इस वीडियो पे क्लिक करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी टैंकों को कैसे उड़ाया था।